Today we are learning the fourth part of your chapter 7th, and that is security in the contemporary world. And this fourth part we will be learning about the non-traditional notion of security. So before this part we learn about the traditional notions of security, and that were external and internal. And external danger to a country was the military threat from any other country, and internally we learned that civil wars and the violence inside a country can become a great danger for a country's security. So today we are starting the non-traditional notion. So non-traditional notion of security go beyond military threat to include a wide range of threats and danger affecting the condition of the human existence. तो जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन की बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो मिलिट्री थ्रेट से जो हमने आपको पढ़ा था कि एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, बॉर्डर पे झगड़े होते हैं, उनसे बहुत दूर हम बात करेंगे ऐसे थ्रेट्स की जो कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे, ह्यूमन बीइंग जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी कंडीशन पे ही बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर देते हैं, जो बहुत ही खतरा हो सकता है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे ही जो खतरा कर दे, उनके बारे में भी बात करेंगे. दे बिगिन बाय क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी. अब हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन करेंगे, किसको क्वेश्चन करना है? जो ट्रेडिशनल रेफरेंट है. रेफरेंट क्या होता है? रेफरेंट इज़ अ पर्सन, थिंग और आइडिया दैट अ वर्ड रिफर्स टू. मतलब रेफरेंट क्या है? ऐसे लोग हैं या चीज़ें हैं जिसके बारे में बात हो रही है. वो कौन है लोग जिसके बारे में सिक्योरिटी की बात हो रही है? पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. इन डूइंग सो दे ऑल्सो क्वेश्चन द अदर 3 एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी. तो वो पहले क्वेश्चन होता है कि ट्रेडिशनल रेफरेंट कौन है सिक्योरिटी के, किसकी सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, या लोगों की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, या कोई आइडिया हो, आप कहें कि उनके कोई जो फंडामेंटल जो कोर वैल्यूज़ हैं, किस कोर वैल्यूज़ के खतरे की बात हो रही है. तो पहला क्वेश्चन तो ये है, और साथ में 3 एलिमेंट और भी पूछेंगे. वो क्या है? व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड. आप किसकी सिक्योरिटी के बारे में बातें कर रहे हैं, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, और ख़तरे कौन कौन से हैं, एंड द अप्रोच टू सिक्योरिटी. और हम अपनी सिक्योरिटी रीगेन कैसे कर रहे हैं? हम मिलिट्री की हेल्प ले रहे हैं या हम लोगों को अवेयरनेस से हम उनको सिक्योर करा रहे हैं. तो ये अप्रोच क्या है सिक्योरिटी की आपकी? आप मिलिट्री से उनको वायलेंस के थ्रू सिक्योरिटी ला रहे हैं जो उनके लिए एक अनदर थ्रेट क्रिएट कर रहा है. ये अप्रोच पे भी क्वेश्चन उठते हैं. तो व्हेन वी से रेफरेंट, जब हम रेफरेंट की बात करते हैं, इसका मतलब है सिक्योरिटी फॉर हु. किसकी सिक्योरिटी की बात हो रही है? रेफरेंट का मतलब है सिक्योरिटी फॉर हु. इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्शन द रेफरेंट इज़ द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूट. अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो रेफरेंट कौन होता है? इसमें स्टेट होता है, कंट्री होती है. और कौन होते हैं? उसकी टेरिटरीज़ हैं, वो भी रेफरेंट है, उनके बारे में बात हो रही है. और गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं आपके, उनकी भी सिक्योरिटी के बारे में बातें हो रही हैं. ये सारे रेफरेंट हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में. मतलब हम इनकी सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, स्टेट की, गवर्नमेंट की. स्टेट मतलब किसी कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, उसकी टेरिटरी की बात है, उसके जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पार्लियामेंट है या उनकी और भी कोई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है ट्रेडिशनल फॉर्म में. इन द नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन द रेफरेंट इज़ एक्सपेंडेड. अब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तो रेफरेंट जो है वो एक्सपेंडेड है. मतलब यहाँ पर सिर्फ हम गवर्नमेंट की बात ही नहीं करेंगे, उसकी टेरिटरी की ही बात नहीं करेंगे, हम उसको बहुत ही एक्सपेंड कर देंगे. हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? द प्रपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई. प्रपोनेंट्स मीन सपोर्टर्स, एडवोकेट्स मीन्स हु सपोर्ट्स नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी. जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के नोशन को सपोर्ट करते हैं, दे आर द प्रपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. वो रिप्लाई करते हैं. अगर आप उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी किसके लिए, तो वो सपोर्टर्स रिप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट द स्टेट. सिर्फ देश की बात नहीं हो रही है, बट ऑल्सो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़. इंडिविजुअल, हर उस देश में रहने वाले हर पर्सन की बात हो रही है, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की भी बात हो रही है. वो बेस्ड हो सकती है किसी कास्ट पे, किसी रिलीजन पे, उस कम्युनिटीज़ की बात हो रही है. और एक्चुअली इंडीड ऑल ऑफ द ह्यूमन काइंड, सारी ह्यूमन काइंड के बारे में बात होती है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में. नॉन ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन सिक्योरिटी. वाई वी कॉल इट ह्यूमन सिक्योरिटी?
क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्टेट के बारे में बातें नहीं करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बातें नहीं करते हैं, कम्युनिटी के बारे में ही बातें नहीं करते हैं, लेकिन पूरी ह्यूमन काइंड के बारे में बातें करते हैं। इसलिए नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटी को हम क्या भी बोलते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। अब देखिए ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। अब ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि आप स्टेट के प्रोटेक्शन से ज़्यादा लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में बात करो। लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लोगों को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, लोगों को कोई डेंजर नहीं को सामना नहीं करना चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी ऑफ्टन आर द सेम थिंग। अब देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि ह्यूमन सिक्योरिटी और किसी कंट्री की सिक्योरिटी, किसी स्टेट की सिक्योरिटी एक ही हो सकती है। मतलब अगर ह्यूमन सिक्योरिटी आपने कर ली है तो कंट्री सिक्योर रहेगा ही रहेगा, लेकिन सिक्योर स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। अगर आपने लोगों को सिक्योर कर दिया तो देश तो सिक्योर होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हर पर्सन सिक्योर है किसी कंट्री का, हर पर्सन के डेंजर ख़त्म हो गए हैं तो वो देश ऐसे ही सिक्योर रहेगा। वो डेवलप कर रहा होगा, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया होगा वहाँ पर, तो उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई कंट्री सिक्योर है, सपोज़ कोई कंट्री जो है वो सिक्योर है, उसके पास बहुत ही अच्छे आर्म एम्यूनेशन हैं और वो बहुत ही पावरफुल है मिलिट्रीली, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा कि वहाँ के लोग भी सिक्योर हों। लेकिन अगर लोग सिक्योर होंगे हर लोग, तो कंट्री तो अपने आप सिक्योर हो जाएगी। लेकिन कंट्री सिक्योर है का मतलब ये नहीं है कि लोग सिक्योर हो जाए। हो सकता है वहाँ पर मोनार्की हो सकता है वहाँ पर आपकी जो मोनार्की होगा और वो राजा बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन लोग बहुत सिक्योर नहीं हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है उस पर ख़तरा है, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। और ऐसा हो सकता है कहीं पर मिलिट्री क्यू हो रहा है तो वहाँ पर मिलिट्रीली बहुत ही पावरफुल कंट्री हो गया, लेकिन कंट्री जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सिक्योर नहीं है। तो इसका ऑटोमेटिकली अगर कोई कंट्री सिक्योर हो तो उसके लोग सिक्योर होंगे, ये पक्का नहीं होगा। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल बट इट इज़ नॉट सर्टेनली सफिशेंट वन। वो कह रहे हैं कि लोगों को किसी दूसरे देश से अटैक से बचाना वो क्या हो सकता है कि किसी भी देश के लिए एक काम हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बचाना है, कि ये फॉरेन अटैक से किसी भी देश को बचाना बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। मतलब हमने अगर किसी देश को, अपने देश को अगर हमने किसी बाहरी देश के अटैक से बचा लिया, हम मिलिट्रीली बहुत ही पावरफुल हो गए, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश के अंदर सारे के सारे लोग वो सिक्योर हैं, अंदर कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। हो सकता है मिलिट्री वायलेंस कर रही हो, तो सफिशेंट कंडीशन नहीं है। वो नेसेसरी है, हमें किसी देश से बचाना ज़रूरी है, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। मतलब कि अगर हम सेफ़ रहना चाहते हैं तो हमारे देश की आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आर्मी स्ट्रॉन्ग होने से ही हम सेफ़ और सिक्योर नहीं हो सकते। Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई कंट्री वो मिलिट्रीली मीन्स एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन जो था सिक्योरिटी का कि हमको आर्मी के अटैक हो सकते हैं, बाहर की कंट्री हमें अटैक कर सकती है, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रांग हैं, हमने किसी भी कंट्री को अपने आप को अटैक नहीं करने दिया। लेकिन पिछले 100 ईयर्स में क्या हुआ है कि ज़्यादा लोग किस लिए मरे हैं, उस देश की सरकारों ने खुद ही अपने देश के लोगों को देन बाय फॉरेन आर्मीज़, उन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा मारा है। जितने फॉरेन लोगों ने मारा है किसी देश के लोगों को, उससे ज़्यादा अपने ही सरकार के लोगों ने, अपनी ही मिलिट्री ने अपने ही देश के लोगों को मारा है। मतलब कि मिलिट्रीली अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे ह्यूमन सिक्योरिटी भी हो गई। इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। अगर वो हो जाएगी तो देश खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कंट्री भी सेफ एंड सिक्योर रहेगी। ऑल प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एग्री दैट इट्स प्राइमरी गोल इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं, ऑल द एडवोकेट्स, ऑल द सपोर्टर्स, जो ह्यूमन सिक्योरिटी के सपोर्टर्स हैं, वो इस बात पे एग्री करते हैं कि इसका प्राइमरी गोल क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का। ह्यूमन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल है जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एक एक पर्सन है, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उस कंट्री के जो रेजिडेंट हैं उनको प्रोटेक्शन देना। However, there are differences about precisely that threats individual
should be protected from, about precisely what threats individual should be protected from। लेकिन इस पे डिफरेंस हो सकता है कि कौन से ऐसे खतरे हैं जहाँ से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन प्रोटेक्शन सबको चाहिए। अब खतरे कौन से, उस पर डिफरेंसेस हो सकते हैं। Proponents of the narrow concept of human security forces on violent threat to individuals, or as former the UN Secretary Kofi Annan puts it, वो कह रहे हैं कि जो सपोर्टर्स हैं, देर आर टू कॉन्सेप्ट, एक है नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी तो होना कंपलसरी है, वो तो प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन उसमें भी दो व्यूज़ हैं, एक नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है, एक ब्रॉड और प्रोडेस्ट। तो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनका फोकस कहाँ रहता है कि वायलेंट थ्रेट जो होते हैं, जो कि वायलेंस जो है किसी भी कंट्रीज़ में, उस खतरों पे हमें ध्यान देना है। कहीं पर वायलेंस नहीं होना है, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी है, तो किसी भी कंट्री के अंदर जो वायलेंस है वो इंडिविजुअल्स के साथ नहीं होना है, ऐसा नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाले कहते हैं। अब जो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी के प्रोपोनेंट हैं उसमें है मेजर प्रोपोनेंट जो यूएन सिक्योरिटी जनरल कोफी अन्नान थे। उन्होंने नैरो सिक्योरिटी के बारे में बोला है कि द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। उन्होंने कहा नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है कि लोगों को किससे बचाना, लोगों और कम्युनिटीज़ को इंटरनल वायलेंस से बचाना। जो देश के अंदर वायलेंस हो रहा है, आपने देखा कि किसी देश के अंदर ही लोग ज़्यादा मर रहे हैं कंपेयर टू द फॉरेन अटैक। जो फॉरेन अटैक से लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा किसी देश की गवर्नमेंट ही अपने लोगों के साथ इस तरह का हरकतें कर रही हैं कि ज़्यादा लोग मर गए हैं पिछले 100 ईयर्स में। तो कोफी अन्नान ने ये बोला कि जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन है, जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स को हमें बचाना है, वो इंटरनल वायलेंस से बचाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वायलेंस से रिलेटेड चीज़, क्योंकि और कोई टॉपिक आ नहीं रहा है, सिर्फ वायलेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। Proponents of the broad concept of human security argue that the threat agenda should include hunger, disease, natural disaster, because these kill for more people than war, genocide and terrorism combined। अब देखिए, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि वो जो सपोर्टर्स हैं, जो प्रोपोनेंट हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाले, वो आर्ग्यू करते हैं कि थ्रेट एजेंडा जो है, किससे थ्रेट है, किससे डेंजर है, उसमें हंगर भी इंक्लूड होना चाहिए। बहुत से लोग दुनिया में हंगर से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। इंडिया में भी अभी देख रहे हैं आप लोग, कोरोना के समय भी बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, हम खाना दे ही नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ सपोज टू गिव देम फूड, क्योंकि ये उसके आपके जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी देश में रहने वाले, वो उसका राइट है, वो भूख से नहीं मरेगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए सरकारें जो हैं, आपने देखा कि अल्मोड़ा में भी एक रोटी बैंक खुला था, ऐसे ही पूरे दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, सारी गवर्नमेंट कर रही हैं। तो जो खतरा है ह्यूमन सिक्योरिटी को, वो हंगर से भी है, डिजीज़ से है। अब आप देख रहे हैं कोरोना की डिजीज़ फैली है, तो क्या हो रहा है, कोरोना की जितने भी इलाज वगैरह हैं, जितने भी आपको डॉक्टर्स हैं, वो सारा का सारा जितना भी आपको मेडिकेशन मिल रहा है, या जितना भी कोई पेशेंट है जिसको जो भी मिल रहा है, वो दैट इज़ फ्री। तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, वो जो खतरे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हंगर भी होना चाहिए, डिजीज़ होना चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर होना चाहिए, वहाँ पर भी सरकारें हेल्प करें, वहाँ पर भी जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करें, बिकॉज दीज किल्स फार मोर पीपल देन वॉर। तो वो कह रहे हैं कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में आपको क्या क्या लेना चाहिए, आपको हंगर लेना चाहिए, डिजीज़ लेना चाहिए, डिजीज़ होना चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और कैलामिटीज़ जो होती हैं, और उससे ज़्यादा लोग मरते हैं, वॉर से ज़्यादा लोग मरते हैं, तो इसको भी ह्यूमन सिक्योरिटी के ब्रॉड कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करना चाहिए। जेनोसाइड्स हैं एंड टेररिज्म कंबाइंड। अब ये जो है वॉर एंड जेनोसाइड से ज़्यादा इन सब चीज़ों से, टेररिज्म से मरते हैं लोग। तो ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है उसमें इतने ज़्यादा लोग इन चीज़ों से मरते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, सिर्फ वायलेंस को नहीं करना चाहिए, जो कि एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी दे आर्ग्यू शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट एज वेल एज फ्रॉम वायलेंस। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट वाले ह्यूमन सिक्योरिटी के लोग हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके, वो कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इन खतरों से ही बचाना चाहिए, हंगर से बचाना चाहिए, डिजीज़ से बचाना चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर, कैलामिटीज़
और वायलेंस और टेररिज्म, इन सब से लोगों को बचाना चाहिए, तभी वो सिक्योर और सेफ फील करेगा। In the broadest formulation, the human security agenda also encompasses economic security and threat to human dignity. और भी इससे ब्रॉडेस्ट सिचुएशन ले लें तो वो लोग ऐसे कहते हैं, जो उनके प्रोपोनेंट हैं, जो लोग इसको ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन करते हैं इसका, तो वो कहते हैं कि वायलेंस, हंगर, टेररिज्म और डिजीज़ेस, नेचुरल डिज़ास्टर, इनके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। मतलब ये इंसान की ह्यूमन डिग्निटी पे क्वेश्चन, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जो डिग्निटी होगी वो रिस्पेक्टफुल, इतना ध्यान लोग नहीं देंगे, आपको इतनी वैल्यू नहीं देंगे, आपकी डिग्निटी पे एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारियां हैं और ये भी एक थ्रेट है ह्यूमन सिक्योरिटी पे। Put differently, the broadest formulation stresses that what has been called freedom from want, freedom from fear। तो जो broadest concept of human security है, उनका कहना है कि जो freedom from want, जितनी भी want है, जितनी भी हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए, कुछ हो, फिनेंशियल हमारी इतनी ज़्यादा हमारे पास फिनेंशियल ऑटोनॉमी आ जाए, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, तो हर पर्सन जो है वो काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसको इनफ जो मिनिमम वेज है वो बढ़ गया, वो इजीली अपनी जितनी भी वांट्स हैं उसको पूरी कर पा रहा है, तो वो फ्रीडम फ्रॉम वांट्स हो जाएगा। और किसी भी तरह का डर नहीं है उसको हंगर का डर नहीं है, उसको डिजीज़ का डर नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर भी आएंगे तो वो कंट्रोल कर लेगा, और अगर टेररिज्म भी ख़त्म हो जाए, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाए, तो फ्रीडम फ्रॉम फेयर भी हो जाएगा। तो ये ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है, जहाँ पर हम फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम फेयर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज इन 1990 इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट सच एज ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए दूसरा आइडिया आया ग्लोबल सिक्योरिटी का। ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया क्या है? 1990 में ये ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया आया, और वो आइडिया कहाँ से आया? जब हमने देखा कि जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो पूरे वर्ल्ड को नुकसान कर रही है। जो आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर में जो होल्स हो रहे हैं, और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है आपका CO2 और कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है। और दूसरा प्रॉब्लम कि पूरे वर्ल्ड को इससे असर पड़ रहा है, इसलिए वो ग्लोबल वार्मिंग हो गई। एक कंट्री करेगी तो इसका मतलब यही नहीं है कि वहाँ की जो अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो दूसरे कंट्री को भी वो इफ़ेक्ट करेगी, और धीरे धीरे सारे ग्लोब में ये इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट ग्लोबल सिक्योरिटी का उसके बाद आया, जब ये प्रॉब्लम्स आने लगी। दूसरा था इंटरनेशनल टेररिज्म। जो टेररिज्म है, आपने देखा कि किस तरह से जो टेररिज्म था वो पहले अफ़गानिस्तान में था, पाकिस्तान में था, फिर अमेरिका में भी जाके 9/11 की घटना हो गई, तो वो कैसा हो गया? इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया। इंटरनेशनल टेररिज्म की जब कंडीशंस आने लगी तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया ग्लोबल सिक्योरिटी का। एंड हेल्थ एपिडेमिक्स, अब देख रहे हैं आप, हेल्थ एपिडेमिक्स है, जैसे कि एड्स है, HIV एड्स है, और बर्ड फ्लू है, अब आप देख रहे हैं अभी कोरोना है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ग्लोब इससे परेशान है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। और WHO बार बार गाइडलाइन दे रहा है कि कंट्रीज़ को कौन कौन सी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। तो ये क्या है? ग्लोबल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स है। नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन। कोई भी कंट्री इस प्रॉब्लम्स को अकेले सोल्यूशन नहीं कर सकती। अब कोरोना की जो कंडीशंस हैं उसमें अकेला सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमको चाइना से टेस्ट किट्स मंगानी पड़ रही हैं, अमेरिका को इंडिया से दवाइयाँ मंगानी पड़ रही हैं। तो इस तरह से हर कंट्री जो है वो अपने आप ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। एंड इन सम सिचुएशंस वन कंट्री में हैव टू डिसप्रपोर्शनेटली बेयर द ब्रंट ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सिचुएशन में एक कंट्री को सारे कंट्रीज़ का जो प्रॉब्लम है वो झेलना पड़ता है। डिसप्रपोर्शनेटली मतलब हो क्या रहा है, सारे कंट्रीज़ ग्लोबल वार्मिंग करने में सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान एक को हो रहा है। और एक कंट्री में एपिडेमिक हुआ और सारी कंट्रीज़ में फैल गया, तो डिसप्रपोर्शनेटली और कंट्रीज़ को उससे नुकसान होता है। अब देखिए कैसे होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे हो रहा है, तो अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? सी लेवल राइज
अप टू 1.5 to 2 मीटर वुड फ्लड 20% ऑफ बांग्लादेश। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, सारी आइस मेल्ट हो गई पोल्स पे, तो सी लेवल बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ जाएगा तो सी लेवल बढ़ने से अगर 1.5 और 2 मीटर तक सी लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लड आने लग जाएंगे, और बांग्लादेश का 20% बांग्लादेश जो हो जाएगा वो फ्लड में चला जाएगा, डूब जाएगा। इन्यूडेट मोस्ट ऑफ द मालदीव्स, मालदीव्स को तो बहुत से मालदीव्स को तो वैसे ही पानी में मोस्ट ऑफ द मालदीव्स जो है वो पानी में डूब जाएगा। एंड थ्रेटन्स नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द थाईलैंड, और थाईलैंड की आधी पॉपुलेशन को खतरा पैदा हो जाएगा। सिंस दीज प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वाइटल इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ग्लोबल है नेचर में, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की यहाँ पर ज़रूरत होगी, और वही वाइटल होगा। मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तो ये इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखा कि कोरोना एक एपिडेमिक फैला तो सारे इंटरनेशनली लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी बॉर्डर्स क्लोज रहेंगे, वो कंट्रीज़ के लोगों को आने नहीं देंगे, जिससे कि जो कि आपको क्वारंटीन में रखा जा रहा है, आप हाउस क्वारंटीन में हैं, या अगर बीमारी हो गई है तो आइसोलेशन में रख दिया गया। तो कंट्रीज़ ने आपस में एक तरकीब निकाली है, और जो भी कंट्रीज़ कर रही हैं वो सब लोगों को शेयर कर रही हैं। वैक्सीन बनेगा तो सबको शेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर एक कंट्री में कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कोई भी एपिडेमिक ख़त्म हो जाएगा, अगर पूरे वर्ल्ड में वो ख़त्म नहीं हुआ तो बार बार वापस आ सकता है। जैसे पोलियो ड्रॉप के साथ हुआ था कि जब तक पोलियो ख़त्म नहीं हो जाता, इंडिया के अंदर भी बार बार WHO ने कहा कि पोलियो ख़त्म करें, क्योंकि अगर पोलियो इंडिया के अंदर ख़त्म नहीं होता तो वो दोबारा वर्ल्ड में फैल सकता था। तो कंट्रीज़ चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपस में रखें, चाहे वो मुश्किल होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, लेकिन फिर भी कंट्रीज़ चाहती हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें, और वही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी ग्लोबल सिक्योरिटी को अचीव करने में।